अस्सलाम वालेकुम। आज आपकी मुलाकात डॉक्टर तलत अफजा से बिजनेस फाइनेंस के लेक्चर नंबर 6 में हो रही है। आज का ये हमारा लेक्चर बेसिकली पिछले ही लेक्चर की कंटिन्यूशन है, इसलिए इफ़ यू ट्राई टू रिकॉल कि हमने पिछले लेक्चर में एक कॉर्पोरेट फर्म के बारे में डिस्कशन शुरू की थी और उसका जो एस्पेक्ट हम कवर कर रहे थे दैट वाज रिलेटेड टू दी टैक्सेस। तो हम उसी टैक्सेस वाले ही टॉपिक को आगे लेके चलेंगे और उसमें कुछ एरियाज हमने कवर कर लिए थे जिसमें हमने बात की थी कि एक कॉर्पोरेट फर्म को जो टैक्सेस पे करने पड़ते हैं इट इज एज पर द स्केड्यूल प्रोवाइडेड टू देम बाय द सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। एज पर द लीगल रिक्वायरमेंट फर्म जो कैश आउटफ्लो करती है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट या सबसे बड़ा पोर्शन जो होता है दैट इज रिलेटेड टू दी टैक्सेस पेड टू दी गवर्नमेंट। तो हम ये करेंगे कि पहले आज के इसी लेक्चर को जब आगे लेके चलेंगे तो पिछले लेक्चर को थोड़ा सा रिव्यू करेंगे ताकि कंटिन्यूटी जो है वो बाकी रह सके। तो इसलिए इससे पहले कि मैं आज का लेक्चर शुरू करूं तो मैं थोड़ा सा पिछले लेक्चर को ओवरव्यू कर लेती हूं। पिछले लेक्चर में जो हमने टॉपिक शुरू किया दैट वाज दी इनकम स्टेटमेंट, कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं दे प्रोवाइड दी गुड पिक्चर ऑफ द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ अ फर्म। और उस सिलसिले में हमने ये कहा था कि एक तो है बैलेंस शीट जो कि प्रोवाइड करती है फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ फर्म ऑन अ पर्टिकुलर डेट। दूसरी तरफ हमारे पास होती है इनकम स्टेटमेंट और इनकम स्टेटमेंट जो है दैट टेल्स अस अबाउट द एक्टिविटीज जो कि उस फर्म ने जनरेट की थ्रू आउट दैट टाइम पीरियड। और उन एक्टिविटीज में वी आर टॉकिंग अबाउट द रेवेन्यूज एंड वी आर आल्सो टॉकिंग अबाउट द एक्सपेंडिचर्स। लेकिन उस इनकम स्टेटमेंट के बारे में वी सेड कि देयर कैन बी 3 डिस्टिंक्ट कंपोनेंट ऑफ दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसको हम इनकम स्टेटमेंट की शक्ल में देख रहे हैं। जो पहला कंपोनेंट है वी कॉल इट एज द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज और उनमें हम बात कर रहे हैं कि फर्म के ऑपरेशन से जो रेवेन्यू जनरेट की है ऑपरेटिंग रेवेन्यूज एंड देन उससे रिलेटेड जो एक्सपेंडिचर्स हैं जिसको हम कहते हैं डायरेक्ट एक्सपेंडिचर ऑन द लेबर मटेरियल एंड द अदर कंपोनेंट्स यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस, उसको हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसके बाद जो हमारे पास जनरल सेलिंग एंड मार्केटिंग एक्सपेंडिचर जितने भी हैं रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट उसको भी हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वी कम अप विद द ऑपरेटिंग इनकम। ऑपरेटिंग इनकम बेसिकली हमें ये बताती है कि ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम विच इज कवर्ड बाय दिस इनकम स्टेटमेंट इस फर्म ने अपने मेन ऑपरेशन से मेन लाइन ऑफ बिजनेस से कितनी इनकम जनरेट की है। इसके साथ साथ एक पर्टिकुलर फर्म जो है कैन बी इन्वेस्टिंग इन सम अदर एक्टिविटी, तो उसमें जब सरप्लस फंड्स मौजूद होते हैं फर्म के पास तो फर्म क्या करती है कि उन सरप्लस फंड्स का कुछ पोर्शन जो है किसी और एक्टिविटी में इन्वेस्ट कर देती है। तो उससे जो इनकम जनरेट होती है वी कॉल इट एज दी अदर इनकम और उसको रिपोर्ट करते हैं इन दैट नॉन ऑपरेटिंग सेक्शन, सेकेंड पोर्शन जो है इनकम स्टेटमेंट का। इसके साथ साथ जब फर्म ने कोई लोन लिया हुआ होता है इन ऑर्डर टू फाइनेंस द ऑपरेशन, क्योंकि हमने पहले कहा कि ऑपरेशंस को फाइनेंस करने के लिए बेसिकली फर्म हैज 2 मेन सोर्सेस, एक है थ्रू क्रेडिट और लोन और दूसरा है ओनर्स कंट्रीब्यूशन या ओनर्स इक्विटी। तो जो फर्म ने अपने एसेट्स को फाइनेंस किया है बाय टेकिंग अ लोन उसके ऊपर जो इंटरेस्ट पेमेंट होती है दैट इज डिडक्टेड एज एन इंटरेस्ट एक्सपेंस। तो उसके बाद जो हमारे पास इनकम आती है दैट इज द इनकम बिफोर टैक्सेस और ये हमारा सेकेंड पोर्शन जो है वो नॉन ऑपरेटिंग पोर्शन ऑफ द इनकम स्टेटमेंट होता है। एंड फाइनली this firm here calculates the taxes as per the schedule और उन टैक्सेस को जो भी एप्लीकेबल टैक्स रेट है कैलकुलेट करने के बाद फर्म जो है सब्ट्रैक्ट करती है फ्रॉम दिस अर्निंग्स बिफोर टैक्सेस से
और वो टैक्सेस जब पे कर देती है, दैट इज द नेट इनकम, और दैट नेट इनकम बेसिकली इज द बॉटम लाइन. दैट इज द इनकम विच इज अवेलेबल टू द फर्म. और वो इनकम मजीद फर्म जो है उससे क्या करती है कि कैन बी डिवाइडेड, दैट इनकम कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कंपोनेंट. एक ये है कि उस इनकम का कुछ पोर्शन जो है शेयर होल्डर्स को इन द फॉर्म ऑफ द डिविडेंड पे करेंगे, क्योंकि फंड्स जो है वो शेयर होल्डर्स ने प्रोवाइड किया है, उनके फंड्स हैव बीन इन्वेस्टेड इन द बिजनेस, इसलिए दे शुड बी कॉम्पनसेटेड फॉर द यूज ऑफ देयर फंड. और वो कॉम्पनसेशन जो है दैट इज द डिविडेंड्स पेड बाय द फर्म टू द शेयर होल्डर्स. लेकिन सारी की सारी इनकम मोस्टली ग्रोइंग फर्म्स जो है दे डू नॉट डिस्ट्रीब्यूट इन द फॉर्म ऑफ द डिविडेंड्स टू द शेयर होल्डर्स. रादर क्या होता है कि उसका कुछ पोर्शन जो है उस इनकम का दैट इज रिटेन बाय द फर्म फॉर फ्यूचर ग्रोथ. इसलिए वो जो सेकंड कंपोनेंट है हमारी टोटल इनकम का, यानी कि हम उसको जब दो हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं, एक हिस्सा जो है हमारे पास डिविडेंड जो कि हमने पेमेंट कर दी टू दी शेयर होल्डर्स या स्टॉक होल्डर्स को, और दूसरा है रिटेन अर्निंग जो कि फर्म ने अर्निंग रिटेन की है इन द बिजनेस टू बी यूज्ड फॉर द फ्यूचर ग्रोथ ऑफ द फर्म. तो ये तो थी हमारे इनकम स्टेटमेंट. लेकिन जब हम इनकम स्टेटमेंट की बात करते हैं, एनालिसिस की बात करते हैं, तो इन ऑर्डर टू अंडरटेक द एनालिसिस ऑफ द इनकम स्टेटमेंट हमें कुछ चीजों का खास तौर पे ख्याल रखना पड़ता है. उनमें एक है हमारा जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, और उसको हम कहते हैं GAAP. एज पर दैट इनकम स्टेटमेंट से रिलेटेड जो दो मेन प्रिंसिपल्स हैं, दे आर द रियलाइजेशन प्रिंसिपल एंड द मैचिंग प्रिंसिपल. अब रियलाइजेशन प्रिंसिपल में हम ये कहते हैं कि फर्म शुड रिकॉर्ड द रेवेन्यू व्हेन द अर्निंग प्रोसेस इज कंप्लीट. यानी कि फर्म ने कोई प्रोडक्ट या सर्विस प्रोड्यूस की, उसकी प्रोडक्शन हैज टेकन प्लेस, और जब उसको सेल आउट कर दिया, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि सेल्स की वजह से कैश जनरेट हुआ, यानी कैश सेल हुई या कि क्रेडिट सेल हुई. लेकिन वंस द सेल हैज बीन कंप्लीट, सेल कंप्लीट होने के बाद क्या होगा कि वो रेवेन्यू जो है वो रिकॉर्ड कर लेगी फर्म. अब इसमें हम कहना ये चाह रहे हैं कि रेवेन्यू शुड बी रिकॉर्डेड व्हेन द सेल प्रोसेस और द रेवेन्यू प्रोसेस इज कंप्लीट. इट शुड नॉट बी रिकॉर्डेड व्हेन कि कैश हैज बीन रिसीव्ड बाय द फर्म, कि जब कैश रिसीट का वेट नहीं करना चाहिए. जब आपने क्रेडिट सेल्स की या कैश सेल्स की, दोनों ही सूरत हाल में आपकी रेवेन्यू रिकॉर्ड हो जाएगी, कैश सेल्स एंड द क्रेडिट सेल्स. उसके साथ साथ दूसरा प्रिंसिपल है हमारा मैचिंग प्रिंसिपल का, और उसमें हम ये कहते हैं कि जब रेवेन्यू रियलाइज हुई तो हमारे एक्सपेंसेस जो है, मैचिंग एक्सपेंसेस भी उसके साथ फौरन रिकॉर्ड कर लेने चाहिए. फॉर एग्जाम्पल हमारा डिप्रिसिएशन इज वन एप्लीकेशन ऑफ द मैचिंग प्रिंसिपल, कि जब हम फिक्स्ड एसेट खरीदते हैं उसकी सर्विसेज फर्म यूज करती है फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, 5 साल, 6 साल, 7 साल. इसलिए उसकी कॉस्ट जो है वो पे करते हैं एट द टाइम ऑफ द परचेज ऑफ द एसेट. लेकिन जो हम उस एसेट से रेवेन्यू जनरेट करते हैं तो उसी वक्त हम उस एसेट का चार्ज एक्सपेंस जो कि डिप्रिसिएशन एक्सपेंस होता है उसको हम मैच कर देते हैं विद द रेवेन्यू. इसके बाद हम बात करते हैं नॉन कैश आइटम्स की. द मेन डिफरेंस बिटवीन द कैश फ्लो ऑफ अ फर्म एंड द इनकम स्टेटमेंट इज द नॉन कैश आइटम्स. हमारी जो इनकम स्टेटमेंट है उसमें हम नॉन कैश आइटम्स को भी रिकॉर्ड करते हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैंने अभी बात की है डिप्रिसिएशन एक्सपेंस की. द मेन डिफरेंस बिटवीन द कैश फ्लो एंड द इनकम स्टेटमेंट इज ड्यू टू द नॉन कैश आइटम्स. अब क्या होता है जो कैश फ्लोज में है उसमें डिप्रिसिएशन के बारे में हम कोई कैश आउटफ्लो नहीं कर रहे, किसी को पेमेंट नहीं कर रहे. फर्म इज नॉट राइटिंग अ चेक फॉर डिप्रिसिएशन. इसलिए
जो डिफरेंस है वो नॉन कैश आइटम की वजह से होता है एंड वी नीड टू बी केयरफुल अबाउट दैट. और दूसरा नॉन कैश आइटम की एग्जांपल वी कैन गिव इन द फॉर्म ऑफ द डेफर्ड टैक्सेस. तीसरा एरिया जिसमें हमें कंसंट्रेट करना है व्हाइल वी आर एनालाइजिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज द टाइम एंड द कॉस्ट. नॉर्मली हमारे जो इकोनॉमिस्ट हैं वो कॉस्ट को सेग्रीगेट करते हैं इनटू द फिक्स कॉस्ट एंड द वेरिएबल कॉस्ट. वो कहते हैं कि अगर एक लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम है और एक शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम है, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में हम सर्टेन कॉस्ट को चेंज नहीं कर सकते, जिसमें हमारे पास प्लांट, इक्विपमेंट, मशीनरी. इसलिए हम कॉस्ट के उस पोर्शन को कहते हैं फिक्स कॉस्ट, और जिस कॉस्ट को हम चेंज कर सकते हैं विद द लेवल ऑफ द आउटपुट, से मटीरियल, लेबर एंड ओवरहेड, डायरेक्ट ओवरहेड, उनको हम कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट. लेकिन जब हम अकाउंटेंट्स की बात करते हैं तो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो कॉस्ट की सेग्रीगेशन है या डिफरेंशिएशन है, इट इज नॉट बेस्ड ऑन द फिक्स्ड एंड द वेरिएबल कॉस्ट. रादर दे डिवाइड द कॉस्ट इनटू द प्रोडक्ट कॉस्ट एंड द पीरियड कॉस्ट. तो प्रोडक्ट कॉस्ट में वो बात करते हैं कि वो सारी कॉस्ट जो कि डायरेक्टली इनकर करते हैं इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. और जो पीरियड कॉस्ट हैं ये वो कॉस्ट हैं जो कि सेलिंग, जनरल, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर है. प्रोडक्ट कॉस्ट इन अदर वर्ड्स इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड द पीरियड कॉस्ट जो है दैट इज सेलिंग, जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर. इसलिए अकाउंटेंट जो है वो पीरियड कॉस्ट में फिक्स्ड एंड वेरिएबल दोनों ही शामिल कर सकते हैं, होती हैं, और इसी तरह प्रोडक्ट कॉस्ट में भी फिक्स्ड एंड वेरिएबल दोनों ही तरह की कॉस्ट को शामिल करते हैं. दे डू नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द फिक्स्ड एंड द वेरिएबल कॉस्ट. उसके बाद हमने बात की टैक्सेस की एंड वी सेड कि जो वन ऑफ द मेजर आउटफ्लो ऑफ अ फर्म इज टैक्सेस पेड टू द गवर्नमेंट. अब ये जो टैक्सेस हैं इनका स्केड्यूल जो है दैट इज प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू फॉर द कॉर्पोरेशंस. उसमें हमने एक हाइपोथेटिकल स्केड्यूल को लिया और उसमें हमने कहा कि वी नीड टू डिफरेंशिएट बिटवीन द एवरेज टैक्स एंड द मार्जिनल टैक्स. एवरेज टैक्स में हमने ये कहा कि एज पर द स्केड्यूल जब एक फर्म अपनी टोटल टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट कर लेती है तो उसको अगर वो डिवाइड कर दे विद द टैक्सेबल इनकम तो हमारे पास आ जाता है पर डॉलर या पर रुपी टैक्स, और उसको हम कहते हैं एवरेज टैक्स. लेकिन दूसरी तरफ व्हाट इज द मार्जिनल टैक्स? मार्जिनल टैक्स ये है कि अगर हमारे पास प्रोग्रेसिव टैक्सेशन है तो विद द लेवल ऑफ द टैक्सेबल इनकम हमारा टैक्स रेट एप्लीकेबल टू द फर्म जो है वो बढ़ता चला जाता है. तो हमारा मार्जिनल टैक्स रेट इज द रेट विच इज एप्लीकेबल टू द एडिशनल कैश इनफ्लो ऑफ द फर्म. इसके साथ हमने बात की फ्लैट टैक्स रेट की. हमने कहा कि इफ अ फर्म इज नॉट फॉलोइंग द वेरिएबल टैक्सेस फॉर द डिफरेंट इनकम लेवल्स तो इट कैन बी यूजिंग अ फ्लैट टैक्स. फ्लैट टैक्स में हम ये कह रहे हैं कि सेम परसेंटेज इन द फॉर्म ऑफ द टैक्सेस इज पेड बाय ऑल द फर्म्स इररिस्पेक्टिव ऑफ कि वो हायर इनकम अर्न कर रही हैं या कि लोअर इनकम अर्न कर रही हैं. तो जब हम हाइपोथेटिकली स्पीकिंग अगर फ्लैट टैक्स रेट्स पे चल रहे हों तो इस सूरत हाल में हमारे पास मार्जिनल और एवरेज टैक्स में फर्क नहीं होगा. मार्जिनल एंड एवरेज टैक्स विल रिमेन द सेम. अभी हमने मजीद आगे जाके एक और एग्जाम्पल ली और उसमें हमने ये देखा कि अगर हमारे पास वेरिएबल टैक्स रेट भी हो, मार्जिनल टैक्स रेट जो है वो बढ़ रहा है, फिर कम हो के फिर शायद बढ़ रहा है और ग्रेजुअली फिर कम हो रहा है, तो उसके साथ साथ जब हम एप्लीकेबल एवरेज टैक्स रेट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तो हमारे पास एवरेज टैक्स रेट जो है दैट वाज इंक्रीजिंग, दैट वाज नॉट फॉलिंग. उसके पीछे वजह क्या है कि हायर इनकम लेवल पे हमारा ऑन एवरेज जो है फर्म जो है वो ज्यादा पे करती है. इसीलिए हमारी जो लार्ज साइज फर्म्स होती हैं उनकी टैक्स लायबिलिटी या कैश आउटफ्लो in the form of the tax expenditure or tax paid
टू द गवर्नमेंट वो ज्यादा होता है। तो टैक्सेस ही के सिलसिले में फिर हमने दो मजीद टॉपिक को डिस्कस किया। एक टॉपिक था हमारा कि अगर हम ऐसा एक्सपेंस करें जो कि टैक्स डिडक्टेबल है तो उसका फर्म को क्या बेनिफिट होता है, और उसमें हमने एग्जाम्पल ली डेट, क्योंकि डेट के ऊपर जो इंटरेस्ट है एक्सपेंस हमारा वो टैक्स डिडक्टेबल है, कि हम इनकम स्टेटमेंट में टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करने से पहले इंटरेस्ट को डिडक्ट कर देते हैं, इसलिए इंटरेस्ट के ऊपर फर्म जो है वो टैक्स पे नहीं करती। तो इस सूरत हाल में वी टुक एन एग्जाम्पल एंड वी सा कि जो फर्म जो है इंटरेस्ट एक्सपेंस देती है और एक और फर्म अगर उसका कोई इंटरेस्ट एक्सपेंस नहीं है तो उस इंटरेस्ट एक्सपेंस पे फर्म इज सेविंग हाउ मच, वो सेविंग्स इज इक्वल टू द टैक्स रेट। और उसको हम ये भी कहते हैं कि हमारा जो इफेक्टिव इंटरेस्ट होता है एक्सपेंस दैट इज इक्वल टू कि हमने कितना इंटरेस्ट पे करना है इनटू 1 माइनस द टैक्स रेट, क्योंकि वो सेविंग टैक्स की शक्ल में फर्म को फ्लो बैक कर जाती है और एक्चुअली फर्म जो है इंटरेस्ट जो है इफेक्टिवली कम पे कर रही होती है। इन द बुक्स जो है वो फर्म लेट्स अज्यूम अगर 100,000 पे करती है और टैक्स रेट 35% है तो फर्म 35% सेविंग कर रही है और इफेक्टिवली 100 की बजाय 65 जो है वो पे कर रही है। उसके साथ साथ हमारे पास एक और सिनेरियो भी है और आज के लेक्चर में हम अपने इसी सिनेरियो को लेके चलेंगे और उसके साथ मजीद टॉपिक्स जो हैं वो ऐड अप कर लेंगे। जैसे कि मैंने अभी कहा कि हम आज के लेक्चर में अपने टैक्स के टॉपिक को कंक्लूड करेंगे और उसमें सबसे पहले जो हम देखेंगे कि हमारा जो डिप्रिसिएशन एक्सपेंस है उससे हमारी फर्म को या कॉर्पोरेशन को क्या बेनिफिट मिलता है एंड क्या रोल है डिप्रिसिएशन एक्सपेंस का इन द कैलकुलेशन ऑफ द टैक्स लायबिलिटी। उसके बाद हम देखना चाहेंगे कि हमारे कैश फ्लोज टू द फर्म, कि ये तो थी हमारी इनकम स्टेटमेंट, अब हम आ रहे हैं टुवर्ड्स द कैश फ्लोज। कैश फ्लोज के अंदर हम ये देखेंगे कि देयर आर 3 कैटेगरीज। एक है हमारे कैश फ्लोज जनरेटेड बाय द एसेट्स और दूसरी तरफ है हमारे कैश फ्लोज जो कि फर्म जो है वो दे रही है टू द आउटसाइड क्रेडिटर्स एंड द इन्वेस्टर्स। फिर इन सारों के अंदर फर्दर इनके कंपोनेंट्स क्या हैं? एसेट्स के जो कैश फ्लोज हैं उनके मजीद 3 कंपोनेंट आएंगे हमारे पास, जिसमें हम बात करेंगे कि हमारे पास कैश फ्लो फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, फिर कैपिटल इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे और चेंज इन वर्किंग कैपिटल की बात करेंगे, एंड फिर हम कहेंगे कैश फ्लो फ्रॉम द फाइनेंसिंग एक्टिविटीज एंड देन द इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। लेकिन दूसरी तरफ हमारे पास जो अदर साइड ऑफ द स्टोरी है उसमें वी विल बी टॉकिंग अबाउट द कैश फ्लोज मेड बाय द फर्म्स टू द क्रेडिटर्स एंड द कैश फ्लोज मेड बाय द फर्म्स टू द ओनर्स। और यहां पे भी हम उसी अकाउंटिंग एंटिटी को मेंटेन करेंगे, जिसमें हम ये कहेंगे कैश फ्लो फ्रॉम द एसेट्स शुड बी इक्वल टू द कैश फ्लो टू द क्रेडिटर्स एंड द इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स हमारे पास जो हैं वो ओनर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं या इक्विटी होल्डर्स हैं। और फिर उसके बाद हम एक फॉर्मल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कि नॉर्मली बिजनेसेस प्रिपेयर करती हैं, जिसको हम कहते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट, हम उसको डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज लेक्चर विद द डिस्कशन ऑन द डिप्रिसिएशन एज अ टैक्स शील्ड। इसमें हम ये कहते हैं कि जो हमारा डिप्रिसिएशन एक्सपेंस है इट डज नॉट रिफ्लेक्ट अ कैश आउटफ्लो। फर्म जो है डिप्रिसिएशन की पेमेंट नहीं करती, इसलिए इट डज नॉट रिफ्लेक्ट अ कैश आउटफ्लो। लेकिन इसके साथ साथ हम डिप्रिसिएशन को एज एन एक्सपेंस शो करते हैं ऑन द इनकम स्टेटमेंट, कि जब हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का प्रॉफिट ऑपरेटिंग इनकम ले लेते हैं तो क्या होता है कि उस ऑपरेटिंग इनकम को कैलकुलेट करने में डिप्रिसिएशन हमने शामिल की है, इसलिए वो टैक्सेबल इनकम को कम कर रही है। और जब टैक्सेबल इनकम हमारी कम होती है तो टैक्स लायबिलिटी जो है गवर्नमेंट की जो फर्म ने पे करनी है वो भी कम हो जाती है। तो इसको मजीद डिटेल में देखने के लिए लेट्स टेक एन एग्जांपल। वी आर डिस्कसिंग डिप्रिसिएशन एज अ टैक्स शील्ड। अब
इस टैक्स शील्ड में हम कह रहे हैं कि देयर इज वन कारपोरेशन, कारपोरेशन ए, एंड देयर इज अनदर कारपोरेशन, कारपोरेशन बी. कारपोरेशन ए जो है उसके पास depreciation expense है for the period covered and that depreciation expense is 100,000. जबकि जो हमारे पास कारपोरेशन बी है उसका depreciation expense is 0. So earning before depreciation and taxes अगर 400,000 है, if the earnings are equal for firm A as well as firm B, लेकिन firm A के लिए हमारे पास depreciation जो है that is equal to 100,000. So earning before taxes कितनी होगी, जिसको हम टैक्सेबल इनकम भी कहते हैं. फॉर फर्म ए इट इज 300,000, फॉर फर्म बी इट इज 400,000. अब लेट्स अज्यूम कि दोनों फर्म्स जो हैं सेम टैक्स ब्रैकेट में हैं, दोनों फर्म्स जो हैं वो 35% जो है वो टैक्सेस पे करती हैं. तो फर्म ए की टैक्सेबल इनकम इज 300,000, इसलिए टैक्सेस विल बी 105,000. फर्म बी की टैक्सेबल इनकम इज 400,000, इसलिए 35% टैक्स रेट पे हमारी टैक्स लायबिलिटी होगी 140,000. अर्निंग आफ्टर टैक्सेस फॉर फर्म ए 195,000 एंड फॉर फर्म बी इट इज 260,000. तो ये तो था हमारे टैक्सेबल इनकम अर्निंग आफ्टर टैक्सेस में फर्क और टैक्सेबल इनकम में फर्क, क्योंकि हमारा डेप्रिसिएशन चार्ज फर्म ए का मौजूद है और डेप्रिसिएशन चार्ज या एक्सपेंस फर्म बी का 0 है. लेकिन जब हम कैश फ्लो की सेंस में बात करते हैं तो वो एक्चुअल 100,000 जो है वो फर्म ने पे नहीं किया. क्या इट डज नॉट रिफ्लेक्ट अ कैश आउटफ्लो. इसलिए अगर इसी में अगर हमने कैश फ्लो फर्म का कैलकुलेट करना हो, व्हाट वी सी ऑन दिस स्लाइड इज कि हम एड बैक करते हैं. हम एड बैक क्या करेंगे फॉर फर्म ए. जब हमने कैश फ्लो कैलकुलेट करना है तो अर्निंग आफ्टर टैक्सेस में वी आर एडिंग बैक द डेप्रिसिएशन. क्यों कर रहे हैं? बिकॉज दिस इज एन एक्सपेंस विदाउट एनी कैश आउटले. इसलिए कैश फ्लो जो है वो फर्म ए का 295,000 है और फर्म बी का इज 260,000. डिफरेंस कितना है कैश फ्लो का? दैट इज ऑफ $35,000. हम इसको इस तरह भी कैलकुलेट कर सकते हैं डायरेक्टली भी कि हमारे पास जो डेप्रिसिएशन है अगर उसको टैक्स रेट से मल्टीप्लाई कर दें तो दैट अमाउंट इज इक्वल टू द डिफरेंस इन द कैश फ्लोज. सो 100,000 अगर डेप्रिसिएशन चार्ज है तो दैट मल्टीप्लाइड बाय 35% विच इज आवर टैक्स रेट इज इक्वल टू 35,000. अब व्हाट इज द बॉटम लाइन हियर? बॉटम लाइन ये है कि जब भी फर्म डेप्रिसिएशन को एज एन एक्सपेंस शो करती है तो उसकी टैक्स लायबिलिटी जो है वो कम हो जाती है और उसके कैश फ्लोज में वो डेप्रिसिएशन को जब हम ऐड बैक करते हैं तो टोटल कैश आउटफ्लो इज डिफरेंट. सो द कॉर्पोरेशन ए एंजॉयज 35,000 मोर इन कैश फ्लो. एंड व्हाई इज दैट सो? बिकॉज ऑफ द डेप्रिसिएशन एक्सपेंस. Since depreciation shielded $100,000 from taxation in corporation A, and as a result, हमारी corporation या firm जो है, it saved 35,000 of tax. And वो 35,000 of tax saving जो है, they finally appeared in the form of the cash flows. तो ये तो था हमारा topic of the taxes, जिसमें हमने देखा कि marginal average tax rates क्या होते हैं, firm किस तरह liability calculate करती है, और फिर हमने देखा कि अगर हम एक ऐसा एक्सपेंस लें जो टैक्स डिडक्टेबल है तो उससे क्या फर्क पड़ता है टैक्सेस पे. और फिर हमने देखा डेप्रिसिएशन जो कि एक नॉन कैश एक्सपेंस है उसका क्या इफेक्ट होता है टैक्स लायबिलिटी पे और कैश फ्लोज पे. अब हम आज का लेक्चर जो है आगे बढ़ाते हुए एक दूसरे टॉपिक की तरफ जो है वो मूव कर रहे हैं और वो तो टॉपिक है कैश फ्लोज का कि हमारी जो फर्म है उसमें जो फाइनेंशियल कैश फ्लोज हैं हम उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं. लेकिन उससे पहले हम बैलेंस शीट की शक्ल में बात कर चुके थे कि जो हमारी फर्म है उसकी फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो रिफ्लेक्ट होती है विद द हेल्प ऑफ द बैलेंस शीट. अब बैलेंस शीट में हमने कहा था कि देयर आर टू मेन और द मेजर पोर्शन. एक पार्ट है हमारा एसेट्स का, टोटल एसेट्स, जिसमें हमारे पास करंट एंड फिक्स्ड एसेट्स दोनों ही शामिल हैं. जबकि दूसरा पोर्शन ऑफ द बैलेंस शीट रिफ्लेक्ट कि इन एसेट्स को हमने किस तरह फाइनेंस किया है.
اب جب ہم وہ ایسٹ یوز کرتے ہیں تو فرم جنریٹس کیش انفلوز. لیکن جب ہم نے دوسری طرف کہا ہے کہ ہاؤ دی ایسٹس آر فائنانسڈ, اس میں ہم نے کہا ہے کہ یا لون لے سکتے ہیں کریڈیٹرز, جس میں ہمارے پاس کرنٹ لائبلٹیز اینڈ دی لانگ ٹرم لائبلٹیز شامل ہیں, اور ساتھ ساتھ ہم نے کہا تھا کہ ہم اونرز کی کنٹریبیوشن, اونرز اکوٹی, اس سے بھی ایسٹس کو فائنانس کرتے ہیں. اور ہماری بیلنس شیٹ کی اینٹی اکاؤنٹنگ آئیڈینٹی جو ہے دیٹ واز ٹوٹل ایسٹ should be equal to the liabilities, total liabilities plus the owner's equity. اب کیش فلو کی ٹرمز میں جب ہم بات کرتے ہیں کہ کیش فلوز which are generated by the firm by using the assets, وہ ہمارے پاس ہیں کیش انفلوز. دوسری طرف جب ہم بات کرتے ہیں کہ payments made to the creditors and the owners یا any change in creditors and owners position جو ہے that may reflect cash inflow outflow. لیکن as an accounting identity ہمارے پاس کیا ہونا چاہیے, cash flows from assets should be equal to the cash flows to the investors and the owners, creditors. تو اس سلسلے میں ہم اپنی ڈسکشن شروع کرتے ہیں سب سے پہلے کیش فلو فرام دی ایسٹس, یعنی ہم نے 3 مین کمپوننٹس کر دیے ہیں کیش فلوز کے. ایک ہے کیش فلوز فرام دی ایسٹس, اور دوسرے ہیں ہمارے پاس کیش فلوز ٹو دی کریڈیٹرز, اینڈ دین تیسرے ہیں کیش فلوز ٹو دی انویسٹرز. بائی دی وے یہ ہمارے جو انویسٹرز ہیں دے آر دی اونرز, دے آر دی اسٹاک ہولڈرز, دے آر دی اکوٹی ہولڈرز. اب ہمارے یہ جو کیش فلوز ہیں جس کو ہم کہتے ہیں کیش فلوز فرام ایسٹس, ان کے مزید کیٹیگرائزیشن جو ہے ہم کر سکتے ہیں. ان کی جو 3 میجر کیٹیگریز ہیں وی ہیو ریفلیکٹڈ دیم آن دس سلائڈ. وہ کمپوننٹس ہیں ہمارے پاس آپریٹنگ کیش فلو, کیپٹل اسپینڈنگ اینڈ چینج ان نیٹ ورکنگ کیپٹل. جب ہم بات کرتے ہیں آپریٹنگ کیش فلو کی تو وی آر فوکسنگ بیسکلی آن دی آپریشنس. دس ریفرز ٹو اے کیش فلو دیٹ ریزلٹس فرام دی فرمز ڈے ٹو ڈے ایکٹیویٹیز آف پروڈیوسنگ اینڈ سیلنگ. لیکن اس ڈے ٹو ڈے ایکٹیویٹیز میں کیا ہوتا ہے کہ جب ہم پروڈیوس کر رہے ہوتے ہیں تو ایکسپینڈیچرز ہوتے ہیں, جب ہم سیل کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے پاس ریونیوز ہوتی ہیں. لیکن ان کیش فلوز کے اندر ہم جو فائنانسنگ ایکٹیویٹیز کا ہے, یعنی وہ جو انٹرسٹ والا پارٹ ہے جو ہم کریڈیٹرز کو پے کرتے ہیں, وی ڈو ناٹ انکلوڈ دیٹ ان آر آپریٹنگ کیش فلوز. اور اگر ہم نے آپریٹنگ کیش فلوز کو کیلکولیٹ کرنا ہو بائی یوزنگ دی انکم اسٹیٹمنٹ تو ہم کیا کریں گے؟ ہم کیا کریں گے؟ سب سے پہلے ریونیوز مائنس دی کاسٹ. اب وہ ریونیوز اور کاسٹ جو ہیں وہ ہمیں کیا دے گی؟ ایک ایسی فگر جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ آپریٹنگ کیش فلو ہے, لیکن اس میں کچھ کوالیفیکیشنس ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اس میں ہم ٹیکسز جو کہ ہم نے گورنمنٹ کو پے کیے ہیں ان کو بھی ڈیڈکٹ کریں گے, لیکن اس میں ہم ڈیپریسیشن شامل نہیں کریں گے ایز اے کیش آؤٹ فلو. وائی وی آر ناٹ انکلوڈنگ دی ڈیپریسیشن ایز اے کیش آؤٹ فلو؟ پہلے بھی ہم نے 3-4 دفعہ اس بات کو ڈسکس کیا ہے کہ ڈیپریسیشن جو ہے دیٹ از اے چارج, دیٹ از این ایکسپینس, لیکن اس کے لیے فرم جو ہے کوئی کیش پیمنٹ نہیں کرتی ٹو اینی آؤٹ سائڈ ایجنسی. اس کیپٹل اکوپمنٹ کو پرچیز کرتے وقت اس کی ٹوٹل قیمت پے کر دی جاتی ہے, اور اس کی یوزفل لائف جو ہے اس کے مطابق ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں اس کا ڈیپریسیشن ایز این ایکسپینس, وہ پورشن جو کہ یوز ہو رہا ہے ان آر آپریٹنگ ایکٹیویٹیز. اس لیے جب ہم آؤٹ فلوز کی بات کرتے ہیں تو ڈیپریسیشن ایکسپینس جو ہے وہ شامل نہیں ہوتا ایز آپریٹنگ کیش آؤٹ فلو. لیکن سنس ہمارا فوکس آپریٹنگ ہی کیش فلوز پہ ہے تو ہم ایک اور چیز بھی کرتے ہیں کہ جو انٹرسٹ ایکسپینس ہے اس کو بھی ہم فائنانسنگ ایکٹیویٹیز میں ڈالتے ہیں, ان کو بھی ہم آپریٹنگ ایکٹیویٹیز میں شامل نہیں کرتے. سو ٹو سمرائز, ٹو کیلکولیٹ دی آپریٹنگ کیش فلوز وی کیلکولیٹ ریونیوز مائنس کاسٹ, اور کاسٹ میں وی انکلوڈ دی ٹیکسز which we are paying to the government in cash, but we do not include number 1
depreciation because it is not a cash outflow. And number 2, interest because we account for the interest expense in our financing activities. Operating cash flow is very significant because it tells us the cash inflows and the outflows related to the operations of a firm. اب اگر ہمارے پاس ایک ایسا سینیریو ہے جس میں ہمارے پاس آپریٹنگ کیش فلوز جو ہیں وہ پازیٹیو ہیں, واٹ ڈز اٹ ریفلیکٹ کہ فرم جو ہے اتنا کیش جنریٹ کر رہی ہے کہ وہ اپنی ساری کیش پیمنٹ کر سکے. اگر کسی ایک پرٹیکولر فرم کا آپریٹنگ کیش فلو جو ہے وہ نیگیٹو ہو, واٹ ڈز اٹ ریفلیکٹ کہ فرم کے پاس سفیشینٹ کیش اویلیبل نہیں ہے to meet the cash outflow requirements یا obligations. اب اسی کو آپریٹنگ کیش فلوز کے آگے بھی ہم نے کہا ہے کہ فردر ہمارے پاس کمپوننٹس بھی ہیں, لیکن فوکس جو ہے ان کیش فلوز کو کیلکولیٹ کرنے پہ دیٹ ریمینز آن دی انکم اسٹیٹمنٹ. تو ہم ایک انکم اسٹیٹمنٹ ایز این ایگزامپل لیتے ہیں فار آر XYZ کارپوریشن اینڈ وی ٹرائی ٹو کیلکولیٹ the operating cash flows. So on this slide here we have financial cash flow of XYZ corporation and we are taking the year 2000 X2 as an example. ہم نے یہاں یہ کہا کہ ہمارے پاس اس فرم کی کیش فلو آف دی فرم جو ہے اس میں ہمارے پاس ہیں آپریٹنگ کیش فلو, کیپٹل اسپینڈنگ اینڈ اس کے ساتھ ساتھ ایڈیشن ٹو دی نیٹ ورکنگ کیپٹل. اب سب سے پہلا کمپوننٹ جو کہ ابھی ہم ڈسکس کر رہے ہیں دیٹ از آف دی آپریٹنگ کیش فلوز. ہم نے یہ کہا کہ ہمارے آپریٹنگ کیش فلوز آف دی فرم از 238. اس میں کمپوننٹ کیا ہے, ہم نے کیلکولیٹ کیسے کیے ہیں. اف یو لک ایٹ دی رائٹ سائڈ آف دی سلائڈ وی ہیو آپریٹنگ کیش فلوز. اس میں پہلا آئٹم ہے ہمارے پاس ارننگ بفور انٹرسٹ اینڈ ٹیکسز. We have 219 million earning before interest and taxes. اس میں ہم ایڈ بیک کر رہے ہیں ڈپریسیشن 90 کا, کیونکہ ارننگ بفور انٹرسٹ اینڈ ٹیکسز میں ہم نے کیا کیا تھا, ڈپریسیشن کو چارج کیا ہوا تھا, ڈپریسیشن کو ایز این ایکسپینس شو کیا ہوا تھا. کیونکہ ارننگ بفور انٹرسٹ اینڈ ٹیکسز جب ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں اس میں سارے قسم کے ایکسپینڈیچر ہم نے مائنس کر دیے ہیں ایکسپٹ دی انٹرسٹ. اس لیے اب ہم جب کیش فلو کی بات کرتے ہیں تب ہم کیا کریں گے, ڈپریسیشن کو ایڈ بیک کریں گے. تو ڈپریسیشن ایڈ بیک کرتے ہیں 90 کی, اور پھر ہم اس میں سے ٹیکسز جو ہیں وہ سبٹریکٹ کرتے ہیں. کرنٹ ٹیکسز $71. آپریٹنگ کیش فلوز آگے ہمارے پاس 238 ملین. اب اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں دوسرے کمپوننٹ کی. یہ تو تھا پہلا کمپوننٹ وچ از دی آپریٹنگ کیش فلو, اور جو ہمارا دوسرا کمپوننٹ ہے دیٹ از دی کیپٹل اسپینڈنگ. اور کیپٹل اسپینڈنگ میں ہم کیا کرتے ہیں کہ جیسے کہ پہلے کہا ہم نے کہ انکم اسٹیٹمنٹ میں جب ہمارے پاس ہے ارننگ آفٹر انٹرسٹ اینڈ ٹیکسز جو کہ باٹم لائن ہے, نیٹ انکم وچ از اویلیبل ٹو دی فرم فار یوز, تو اس میں سے کچھ پورشن تو جو فرم ہے وہ ہمارے اسٹاک ہولڈرز کو ڈیویڈنڈ کی شکل میں پے کر دیتی ہے, اور کچھ پورشن جو ہے وہ ریٹین کر لیتی ہے, اور وہ پورشن جو ہے وہ یوز ہوتا ہے آن دی پرچیز آف کیپٹل اکوپمنٹ, اور اس کو ہم کہتے ہیں کیپٹل اسپینڈنگ. کہ فار فیوچر گروتھ آف دی فرم کیا کرتی ہے, ارننگ کا کچھ حصہ جو ہے وہ اسپینڈ کرتی ہے ان دا پرچیز آف دی کیپٹل ایسٹس. تو جب وہ اسپینڈ کرتی ہے وہ حصہ تو دیٹ ریپرزینٹس اے کیش آؤٹ فلو. ایٹ دی سیم ٹائم یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر فرم کے پاس کچھ ایسٹس جو ہیں وہ ریپلیسمنٹ چاہتے ہیں تو فرم ان ایسٹ کو سیل آف کر دے گی, اور اس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ ایک فرم ول جنریٹ کیش انفلوز. تو جب ہم کیپٹل اسپینڈنگ کی بات کرتے ہیں تو وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دی نیٹ چینج ان فکسڈ ایسٹس. کتنے نئے ایسٹس فرم نے پرچیز کیے ہیں اس میں ہمارے پاس کیش آؤٹ فلو آ جائے گا. کتنے ایگزسٹنگ ایسٹ جو ہیں وہ سیل کیے ہیں اس میں ہمارے پاس آ جائے گا کیش انفلو. تو اس کو ہم مزید اگر دیکھنا چاہیں تو لیٹس ٹیک این ایگزامپل. اسی XYZ کارپوریشن ہی کی ایگزامپل کو ہم کنٹینیو کریں گے, اور اس سلائڈ پہ وی ہیو دی فائنینشیل کیش فلوز آف XYZ کارپوریشن.
पहला पोर्शन इज ऑपरेटिंग कैश फ्लो जो हमने पहले डिस्कस कर लिया $238 मिलियन। दूसरा कंपोनेंट है हमारा कैपिटल स्पेंडिंग का। इसमें हमारे पास है एक्विजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट माइनस द सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट एंड वी हैव रिपोर्टेड इट एज अ नेट कैश आउटफ्लो ऑफ 173। बाय द वे जब हमारे पास ब्रैकेट्स के अंदर जो अमाउंट है दैट इज रिफ्लेक्टिंग अ कैश आउटफ्लो। अब इसमें जब हम कैलकुलेशन की तरफ जाते हैं द डिटेल इज गिवन ऑन द अदर साइड ऑफ दिस इनकम स्टेटमेंट, जिसमें हम कह रहे हैं कैपिटल स्पेंडिंग परचेज ऑफ द फिक्स्ड एसेट इज 198, सेल ऑफ द फिक्स्ड एसेट 25 कि फर्म ने जो नए एसेट्स परचेज किए हैं उसके ऊपर 198 स्पेंड किया, लेकिन जो पुराने एसेट्स बेचे हैं उसकी वजह से फर्म को जो रेवेन्यू हुई है, जो कैश इनफ्लो हुआ है दैट इज 25। इसलिए 198 माइनस 25 इज द कैपिटल स्पेंडिंग 173 and this capital spending is a cash outflow which we have reported as 173 within the bracket. So this was the second component of our cash flow of the firm. अब हम आते हैं तीसरे कंपोनेंट की तरफ और वो तीसरा कंपोनेंट है हमारा चेंज इन नेट वर्किंग कैपिटल। अभी तक हम कर क्या रहे हैं, वी टॉकिंग अबाउट द कैश फ्लो फ्रॉम एसेट्स और उसके अंदर हमने कहा कि हमारे पास सब कैटेगरीज हैं जिसमें ऑपरेटिंग कैश फ्लोज थी, चेंज इन कैपिटल स्पेंडिंग एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द चेंज इन नेट वर्किंग कैपिटल। नेट वर्किंग कैपिटल के कॉन्सेप्ट को हमने पिछले लेक्चर्स में इंट्रोड्यूस किया और हमने ये कहा कि करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज जो है दैट रिफ्लेक्ट्स द नेट वर्किंग कैपिटल ऑफ अ फर्म। अगर हमारे पास नेट वर्किंग कैपिटल पॉजिटिव है तो हमारे पास करंट एसेट्स आर मोर देन द करंट लायबिलिटीज, अगर नेगेटिव है देन द लायबिलिटीज आर मोर देन द एसेट्स। अब यहां पे जिस कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं हम ये कह रहे हैं कि अगर हम कंपेयर करें बिगिनिंग ऑफ द टाइम पीरियड नेट वर्किंग कैपिटल कितना था, एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड हमारे पास नेट वर्किंग कैपिटल कितना है, दैट विल रिफ्लेक्ट अ चेंज। और अगर हमारा नेट वर्किंग कैपिटल जो है वो बढ़ गया है तो उसको हम किस तरह कैश फ्लो फ्रॉम स्टेटमेंट में ट्रीट करेंगे और अगर वो कम हो गया है तो उसकी ट्रीटमेंट क्या होगी। सो दैट वी हैव रिफ्लेक्टेड विद द हेल्प ऑफ सेम एग्जांपल XYZ कॉर्पोरेशन ऑन दिस पर्टिकुलर स्लाइड। तो इसमें हम कह रहे हैं कि एडिशन टू द नेट वर्किंग कैपिटल जो है दैट इज 23, विच मीन्स कि हम नेट वर्किंग कैपिटल में एक इंक्रीज दिखा रहे हैं और उसकी जो कैलकुलेशंस हैं वो हमने दूसरी साइड ऑफ द स्लाइड जो है उस पर रिफ्लेक्ट की हैं। इफ यू ट्राई टू रिकॉल कि जब हम नेट वर्किंग कैपिटल की कैलकुलेशंस को डिस्कस कर रहे थे हमारे पास एग्जाम्पल इसी XYZ कॉर्पोरेशन की थी और उसमें हमने देखा था हमारा नेट वर्किंग कैपिटल इन ईयर 2000 X1 एंड नेट वर्किंग कैपिटल इन ईयर 2000 X2 और वहां में हमारे पास जो फिगर थी उसमें था नेट वर्किंग कैपिटल ग्रू टू 275 मिलियन इन 2000 X2 वेयर एज 2000 X1 में हमारे पास नेट वर्किंग कैपिटल था $252 मिलियन। सो देयर इज एन इंक्रीज इन आवर नेट वर्किंग कैपिटल एंड दैट इज ऑफ 23। अब इसमें हम ये कह रहे हैं कि जब हम इंक्रीज रिफ्लेक्ट कर रहे हैं $23 मिलियन की तो हमारे नेट वर्किंग कैपिटल इससे बढ़ गया, यानी करंट एसेट जो है वो करंट लायबिलिटी से ज्यादा हुए और कितने ज्यादा हुए 23 मिलियन। इसलिए वो जो 23 मिलियन है दैट बेसिकली इज रिफ्लेक्टिंग व्हाट कि फर्म ने उनको एक्वायर करने के लिए कुछ कैश आउटफ्लोज किए हैं, कुछ पेमेंट्स किए हैं। इसलिए जब हम नेट वर्किंग कैपिटल में चेंज को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं सो वी आर रिफ्लेक्टिंग इट एज a negative number 23. So the total cash flow to the firm from assets जो हैं they are equal to how much? We have 238 operating cash flows and that is the inflow. Capital spending 173 which is a cash outflow and then addition to the net working capital 23 which is cash outflow. So the total here is equal to 42 million. ये हमारा जो 42 मिलियन है that is reflecting the cash flow from the assets.
اب اس سے پہلے ہم نے یہ کہا تھا کہ جب ہم بات کرتے ہیں کیش فلوز کی تو ہمارے کیش فلو فرام ایسٹ شوڈ بی ایکول ٹو دی کیش فلوز ٹو دی انویسٹرز اینڈ دی کریڈیٹرز. اس لیے اب ہم جاتے ہیں دی ادر سائڈ اینڈ دیٹ از دی کیش فلوز ٹو دی کریڈیٹرز اینڈ دی انویسٹرز. کیش فلوز ٹو دی انویسٹرز اینڈ دی کریڈیٹرز میں ہم شروع کریں گے کیش فلوز ٹو دی کریڈیٹرز. ہو آر دی کریڈیٹرز؟ کریڈیٹرز وہ لوگ ہیں جنہوں نے لون یا فنڈز پرووائڈ کیے ہیں ٹو دی فرم. اور جب فرم نے بورو کیا ہے تو اس بوروئنگ کے اوپر یا لون کے اوپر فرم نے کیا کرنا ہے؟ انٹرسٹ پیمنٹس بھی کرنی ہے. اس لیے جب ہم بات کر رہے ہیں کیش فلو ٹو دی کریڈیٹرز تو وی آر بیسیکلی ٹاکنگ اباؤٹ دی کیش آؤٹ فلوز ٹو دی کریڈیٹرز. اس کو مزید ڈیٹیل میں دیکھنے کے لیے لیٹس کنٹینیو ود دی سیم ایگزامپل. وہی ہماری ایگزامپل ہے ایکس وائی زی کارپوریشن کی اور اس میں ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں کیش فلوز ٹو دی کریڈیٹرز. اب کس طرح ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ جو ہم نے انٹرسٹ پیمنٹ کی ہے ٹو دی کریڈیٹرز وہ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم نے کوئی نئی بوروئنگ کر لی ہے, کوئی نیا لون لے لیا ہے تو نیا لون ول ریفلیکٹ ان فلو اور انٹرسٹ پیمنٹ جو ہے دیٹ ول ریفلیکٹ دی آؤٹ فلو. اس پرٹیکولر سلائڈ پہ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دی لوور پورشن آف دس فائنینشیل کیش فلوز. کیش فلو آف انویسٹرز ان دی فرم پہلا ہے اس میں ڈیٹ. یہ ڈیٹ از دی کیش فلو ٹو دی کریڈیٹرز. اس کی اماؤنٹ ہم نے لکھی ہے 36 ملین. ہاؤ ہیو وی کیلکولیٹڈ دیٹ؟ وہ ہم نے لکھا ہے آن دی ادر ہاف آف دی سلائڈ. کیش فلو ٹو دی کریڈیٹرز فار دس پرٹیکولر فرم انٹرسٹ پیمنٹس آر $49 million. ریٹائرمنٹ آف دی ڈیٹ کہ ایک تو ہم نے انٹرسٹ پے کیا اور دوسرا یہ ہے کہ کچھ لون جو ہے اس کی پرنسپل اماؤنٹ بھی ری پے کر دی. اس لیے دونوں ہی ریفلیکٹ کریں گے انٹرسٹ پیمنٹس بھی اور جو ہم نے لون کی ری پیمنٹ کی ہے ایز کیش آؤٹ فلو. تو ٹوٹل ہمارے پاس آیا انٹرسٹ کی پیمنٹ $49 million اینڈ ریٹائرمنٹ آف دی ڈیٹ از 73. So the total debt servicing which is reflecting an outflow is 122. اس کے ساتھ ساتھ اب فرم نے کیا کیا ہے we are also talking about a scenario جس میں اس particular فرم نے کچھ اماؤنٹ بورو بھی کی ہے اور the amount of the new borrowing جو ہے that is equal to 86 million. So what we are doing here is 49 million for the interest payment plus retirement of the debt 73, total debt servicing 122 which is reflecting outflow اور نیا لون جو لیا ہے وہ we are going to subtract. So we have an outflow of 36 million under the head debt. اب اس کے بعد ہم جاتے ہیں اگلے کیش آؤٹ فلو کی طرف اور وہ یہ ہے کیش فلوز ٹو دی انویسٹرز. اب ہماری اس کارپوریٹ فارم آف دی بزنس آرگنائزیشن میں who are the investors؟ ہمارے اسٹاک ہولڈرز, ہمارے شیئر ہولڈرز, ہمارے اکویٹی ہولڈرز. انہوں نے فنڈ پرووائڈ کیے ہیں ٹو دی فرم ٹو انڈر ٹیک اے بزنس ایکٹیویٹی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کو کچھ پیمنٹ جو ہے وہ کرنی پڑتی ہے بیکاز دے ہیو میڈ انویسٹمنٹ ان دی فرم. اب وہ جو پیمنٹ ہے دیٹ از ان دا فارم آف دی ڈیویڈینڈ. تو جب ہم کیش فلوز ٹو دی انویسٹرز کی بات کرتے ہیں دے کین بی 2-3 ڈفرنٹ ٹائپس آف ٹریٹمنٹ اور اینٹریز انڈر دس ہیڈ. ایک تو ہے ڈیویڈنڈ جو کہ فرم پے کرے گی ٹو دی اسٹاک ہولڈرز. اس کے ساتھ ساتھ ہوگی اگر فرم نے نئے اسٹاک ایشو کر دیے ہیں تو نئے فنڈ جنریٹ ہو جائیں گے وچ ول ریفلیکٹ ا کیش انفلو. تو اگر فرم نے لیٹس سپوز کہ کچھ پورشن آف دی شیئر جو کہ آلریڈی سیل کیے ہیں ان کو ری پرچیز کر لیا کہ شیئر ہولڈرز کو پیمنٹ کر دی فار دی پرچیز آف دی شیئرز اور شیئر کمپنی خود بائی بیک کر لیے, ری پرچیز کر لیے, تو دیٹ اگین ول ریفلیکٹ اے کیش آؤٹ فلو. تب ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری ہائپوتھیٹیکل کمپنی ایکس وائی زی کمپنی جو ہے اس کی ہم نے کیلکولیشن جو ہے وہ کس طرح کی ہیں. تو اس میں وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دی اکویٹی پورشن آف دی کیش فلو آف انویسٹرز ان دا فرم. اکویٹی میں ہم لے رہے ہیں ڈیویڈینڈ پلس دی ری پرچیز آف اکویٹی مائنس دی نیو اکویٹی فائنانسنگ اور وہ اماؤنٹ ہم نے کیلکولیٹ کی ہے ایز $6 million. اب اس کی ڈیٹیل آف دی کیلکولیشن جو ہے دیٹ وی ہیو پرووائڈیڈ آن دی ادر سائڈ آف دی سلائڈ. سو کیش فلو ٹو دی اسٹاک ہولڈرز
हमारे पास डिविडेंड्स कितने हैं? वी हैव द डिविडेंड्स इक्वल टू 43 मिलियन. अब ये जो डिविडेंड है दे रिफ्लेक्ट द कैश आउटफ्लो. फिर है रीपरचेज ऑफ द स्टॉक 6 मिलियन कि फर्म ने जो ऑलरेडी इश्यूड शेयर थे उनको रीपरचेज कर लिया. तो टोटल कैश आउटफ्लो टू द स्टॉक होल्डर्स इज इक्वल टू 49 मिलियन. उसके बाद आते हैं हमारे पास प्रोसीड्स फ्रॉम न्यू इश्यू ऑफ द स्टॉक, दैट इज 43. यानी फर्म ने नए शेयर्स इश्यू किए और उससे जो कैश इनफ्लो हुआ, जो जनरेट हुई हमारे पास इनकम, दैट इज 43. सो द नेट चेंज कितनी है? नेट इज 43 प्लस 6 इज 49 विच इज आउटफ्लो, 43 इज इनफ्लो, सो नेट आउटफ्लो इज 6. अब हम देखना चाहेंगे कि हमारे कैश फ्लोज ऑफ द फर्म जो है वो किस तरह बैलेंस आउट कर रहे हैं. जैसे कि हमने पहले कहा था कि हमारे कैश फ्लोज फ्रॉम द एसेट्स शुड बी इक्वल टू द कैश फ्लोज टू द क्रेडिटर्स एंड द इन्वेस्टर्स. अब इस पर्टिकुलर सिनेरियो में हमारे कैश फ्लो फ्रॉम द एसेट्स जो है दे वर इक्वल टू 42 मिलियन, जिसके 3 कंपोनेंट हमने किए थे. ऑपरेटिंग कैश फ्लो 238, कैपिटल स्पेंडिंग नेगेटिव 173, एडिशन टू द नेट वर्किंग कैपिटल नेगेटिव 23. तो हमारे पास टोटल कैश इनफ्लोज जो है दे वर इक्वल टू 42. देन वी टॉक्ड अबाउट द कैश फ्लोज टू द इन्वेस्टर्स एंड द फर्म, जो रिफ्लेक्ट कर रहा है कैश आउटफ्लोज को. तो इसमें हमारे पास डेट में 36 आउटफ्लो एंड इक्विटी में 6, टोटल 42. सो व्हाट वी हैव हियर इज कि कैश इनफ्लोज आर एग्जैक्टली इक्वल टू कैश आउटफ्लो, या कैश फ्लोज फ्रॉम द एसेट्स आर इक्वल टू द कैश फ्लोज टू द क्रेडिटर्स एंड द इन्वेस्टर्स. तो ये तो था बेसिकली हमारा आज का लेक्चर. तो इससे पहले कि मैं आज का लेक्चर कंक्लूड करूं, आई वुड लाइक टू समराइज कि हमने आज के लेक्चर में क्या क्या टॉपिक्स जो हैं वो कवर अप किए. आज के लेक्चर में वी स्टार्टेड आवर डिस्कशन ऑन द इनकम स्टेटमेंट और क्या क्या प्रिंसिपल्स हमने उसमें फॉलो करने हैं. उसके बाद हमने जो बेसिक था दैट वाज द टैक्सेस, और टैक्सेस में भी हमने जो एस्पेक्ट आज के लेक्चर में कवर की दैट वाज कि अगर हम डेप्रिसिएशन को एज एन एक्सपेंस शो करते हैं तो उससे हमें टैक्स में क्या बेनिफिट मिलता है. उसके बाद हमने ये देखना चाहा कि हमारे कैश फ्लोज में और इनकम जनरेटेड एंड रिपोर्टेड ऑन द इनकम स्टेटमेंट उसमें क्या फर्क होता है. हमने कहा था कि वन बेसिक रीजन जो है दैट इज द डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, कि इनकम स्टेटमेंट की इनकम हमारी कैश फ्लो से क्यों फर्क होती है. इसलिए कि डेप्रिसिएशन जो है दैट इज शोन इन द कैलकुलेशन ऑफ द इनकम, बट इट इज नॉट अकाउंटेड फॉर जब हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं कैश फ्लो, कि डेप्रिसिएशन डज नॉट रिफ्लेक्ट द कैश आउटफ्लो. उसके बाद हमने बात की कि हमारे कैश फ्लोज फ्रॉम द एसेट्स should be equal to the cash flow to the creditors and the investors. तो सारे कुछ को मैं समराइज करना चाहूंगी with the help of this particular slide. अब इस स्लाइड में हम ये कह रहे हैं कि हमारे कैश फ्लो आइडेंटिटी क्या है. कैश फ्लो आइडेंटिटी इज कि कैश फ्लो फ्रॉम एसेट्स शुड बी इक्वल टू कैश फ्लो टू द क्रेडिटर्स प्लस कैश फ्लो टू द स्टॉक होल्डर्स. अब कैश फ्लो फ्रॉम द एसेट्स जो है उसमें हमारे पास 3 कंपोनेंट है. एक है हमारे ऑपरेटिंग कैश फ्लोज माइनस नेट कैपिटल स्पेंडिंग माइनस चेंज इन नेट वर्किंग कैपिटल. और मजीद जब हम ऑपरेटिंग कैश फ्लो को कैलकुलेट करना चाहते हैं, हाउ डू वी कैलकुलेट दैट. हमारे ऑपरेटिंग कैश फ्लो इक्वल टू अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस प्लस डेप्रिसिएशन एंड माइनस द टैक्सेस. किस तरह हम कैलकुलेट करते हैं. Net change in our capital spending that we have reflected here. Net capital spending is equal to ending net fixed assets minus the beginning net fixed asset plus the depreciation. And then we talk about change in net working capital. Change in net working capital में हम क्या कर रहे हैं. We are looking at the net working capital which is the ending net working capital minus the beginning net working capital. Then we go to the other side, which is the cash flow to the creditors and the investors. तो इस सिलसिले में cash flow to the creditors, who are the bond holders, cash flow to the creditors is equal to interest paid
minus the net new borrowing. Cash flow to the stockholders जो है, who are the owners here, that is equal to the dividends paid minus the new equity raised. तो ये तो थी हमारी summary of the cash flows. लेकिन इसमें bottom line क्या है? The bottom line is कि हमारे cash flow from the assets are equal to the cash flow to the creditors and the investors. Creditors are our bondholders and the investors are our equity holders. अब इस डिस्कशन के साथ we are looking at a scenario जिसमें हमारे पास फर्क है किस चीज में, हमारे कैश फ्लोज में और हमारी नेट इनकम में. जब हमने इनकम स्टेटमेंट को डिस्कस किया था तो हमने उसमें से क्या किया था, we talked about the operating revenue minus the cost of goods sold minus all expenses including the depreciation. इसलिए depreciation हम उसमें से सब्ट्रैक्ट करते हुए जो नेट इनकम एज अ बॉटम लाइन कैलकुलेट की है हमने, उसमें depreciation has been shown as an expense, जिसकी वजह से हमारी नेट इनकम कम है. अब अगर हमने नेट इनकम ले ली है इनकम स्टेटमेंट से एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द कैलकुलेशन ऑफ द कैश फ्लोज, तो हम कैसे करेंगे कि अगर हम नेट इनकम में ऐड बैक कर दें डिप्रिसिएशन को, तो दैट विल रिफ्लेक्ट व्हाट, दैट विल रिफ्लेक्ट द कैश फ्लो ऑफ द फर्म. सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द नेट इनकम रिपोर्टेड ऑन द इनकम स्टेटमेंट एंड द कैश फ्लोज, एंड दैट इज द अमाउंट ऑफ द डिप्रिसिएशन. तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम इसी टॉपिक को आगे लेके चलते हुए, हमारे पास एक फॉर्मल स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो है, विल टॉक अबाउट द स्टेटमेंट ऑफ द कैश फ्लो, और उसके बाद मजीद हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एनालिसिस की तरफ जाएंगे. विल टॉक अबाउट द एनालिसिस ऑफ द बैलेंस शीट एंड द इनकम स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ द रेशियो एनालिसिस, कॉमन साइज एंड द इंडेक्स एनालिसिस. तो आज के लिए डॉक्टर तलत को इजाजत दीजिए, फिर मुलाकात होगी. अल्लाह हाफ़िज़.